अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो आपकी बुक के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 है। इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 3 था उसको डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वर्ड ऑडिट है, जहाँ पर ऑडिट के गिर्द एक बॉक्स बनाया, तो बॉक्स जो है वो बेसिकली हेडिंग को शो कर रहा है। ठीक है, जो ऑडिट है बेसिकली ये लफ्ज़ एक लातीनी वर्ड अडायर से लिया गया है। अडायर का मतलब होता है सुनना। तो पुराने वक्तों में जो लातीनी लोग हैं वो क्या करते थे, वो ऑडिटर के सामने अपने अकाउंट्स रखते थे और अपने तनाज़ात का ऑडिटर से फ़ैसला करवाते थे। ऑडिटर जो है वो लोगों को सुनता था, यूज़ टू हियर फ्रॉम दैम, वो लोगों की बात सुनता था, वो चेक करता था और अकाउंट्स को वेरीफाई करता था। इसीलिए जो है ऑडिट और ऑडिटर जो हैं ये टर्म्स आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर हो गए। अच्छा, ऑडिटिंग प्रोफेशन जो है वक्त के साथ, अब ये नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ गई कि ऑडिटिंग प्रोफेशन क्यों ग्रो किया। ऑडिटिंग प्रोफेशन की ग्रोथ के कुछ फैक्टर्स थे, यानी पूरी दुनिया में ऑडिटिंग जो है, ऑडिटिंग की जो फील्ड है इसको क्यों बढ़ोतरी मिली। देखें जी, इसमें कुछ रीज़न्स हैं। वक्त के पहले बिज़नेस बहुत सिंपल थे, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप थी, फिर उसके बाद पार्टनरशिप्स आ गई, फिर पार्टनरशिप्स के बाद पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ आ गई और वो कंपनीज़ फिर मल्टीनेशनल कंपनीज़ में चली गई, पूरी दुनिया में उनके ऑपरेशंस फैल गए। तो वक्त के साथ साथ बिज़नेस सादा से मुश्किल होता गया। तो जब मुश्किल होता गया तो वहाँ पर भी जो है वो फिर इस बात की ज़रूरत थी कि अकाउंट्स को चेक किया जाए। इसी तरह से कंपनी में जो ओनरशिप है वो अलहदा होती है और मैनेजमेंट अलहदा होती है। ओनरशिप का मतलब, या आप एरो को देखें कि जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के वो घर बैठते हैं और मैनेजमेंट यानी डायरेक्टर्स कंपनी को संभालते हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स जानना चाहते हैं, ओनर्स जानना चाहते हैं कि मैनेजमेंट ने यानी कि डायरेक्टर्स ने काम अच्छे तरीके से किया या नहीं किया। तो फिर उनको भी इस यकीन दहानी के लिए वो अपना ऑडिटर भेजते हैं सिलेक्ट करके, और वो ऑडिटर कंपनी का ऑडिट करके बताता है, अकाउंट्स को चेक करके बताता है कि इन्होंने ठीक तरह से काम किया या नहीं किया। इस तरह से लॉ की भी रिक्वायरमेंट है। लेजिस्लेटिव कहते हैं लॉ को, लॉ की तरफ से ये ज़रूरी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के लिए ये कंपलसरी है कि वो अपना ऑडिट करवाएं। इसी तरह से जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं जिनका कैपिटल एक ख़ास हद से ज़्यादा, उनके लिए भी ऑडिट करवाना लाजमी है। उसके अलावा जुडिशल प्रोनाउंसमेंट, अदालती फ़ैसले भी हैं जिनके तहत कंपनीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो ऑडिट करवाएं। और फिर जो है जब अकाउंट्स कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, इसकी वजह से जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जब से अकाउंट्स कंप्यूटराइज हुए तो उसमें भी जो है उनकी भी चेकिंग या उनका ऑडिट ज़रूरी था। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग आएगी वो है प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, यानी ये हेडिंग नंबर 1 ऑडिट, एरो को देखें स्क्रीन पे आए। हेडिंग नंबर 2 जो है वो है कि ऑडिटिंग प्रोफेशन की ग्रोथ कैसे हुई। हेडिंग नंबर 3 जो है प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग प्रोसेस जो है ये कैसे होता है। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड डाटा, यानी अकाउंटेंट एक एंट्री पास करता है, वो डाटे को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन होती है, उसका डाटा रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, फिर अकाउंटिंग सिस्टम के तहत उस इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल दी जाती है, यानी जनरल में एंट्री होती है, फिर उसके बाद जो है वो लेजर बनते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें बनती हैं। उसके बाद ऑडिट वर्क होता है और उसकी ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है रिपोर्ट की शक्ल में। और जब ये सारा काम हो जाता है तो हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो ज़्यादा काबिल एतबार होती हैं, ज़्यादा काबिल भरोसा होती हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर और जहन में रखिएगा, जो कंपनी का ऑडिट है कंपनी जो है इसका द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज़ एन ईजी वे टू ग्रास्प वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग को समझने के लिए जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है ऑडिट ऑफ कंपनीज़। कंपनी, अगर आप कंपनी को समझ लेना तो उससे आपको ऑडिटिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट की समझ आ सकती है। कंपनी एक लीगल पर्सन है और ये अपने शेयर होल्डर से अलहदा है। डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को चलाते हैं और वो बिज़नेस के मैनेजर्स हैं। ठीक है, यानी डायरेक्टर बिज़नेस को मैनेज कर रहे होते हैं। इसलिए जो डायरेक्टर्स हैं वो स्टीवर्ड का रोल प्ले करते हैं, यानी चरवाहा जैसे अपने गले की निगहबानी करता है,
वैसे ही जो डायरेक्टर है वो कंपनी की निगरानी करता है। स्टीवर्ड एक ऐसा बंदा होता है जो कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा होता है, और स्टीवर्ड की ये जिम्मेदारी है, यानी डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपने एक्शंस को और अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करे एक्चुअल ओनर्स के सामने। इस तरह से जो कंपनी की मैनेजमेंट है, ठीक है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने किए हुए काम को कंपनी के शेयर होल्डर्स के सामने जस्टिफाई करे। यानी डायरेक्टर्स ने जो जो कुछ किया, डायरेक्टर्स जवाब दे हैं, किसको जवाब दे हैं? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स जो हैं वो डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करते हैं, और उसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जो मैनेजमेंट ने तैयार की होती है, वो उनको चेक करवाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनको एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड, इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट बंदा, यानी वो बंदा इंडिपेंडेंट होता है, इम्पार्शियल किसी की साइड नहीं लेता, और वो क्वालिफाइड होता है, वो आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, और इससे जो है वो क्वालिटी भी इंक्रीज होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह, उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। और इन कॉर्पोरेट सेक्टर द सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और ऑडिटर की जो ओपिनियन है, उसको मिला के ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो शाया की जाती है। यानी ऑडिटर ऑडिट करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट देता है, जिसको ऑडिटर रिपोर्ट का नाम हम देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग है जी हमारी ट्राई पार्टी प्रोसेस। ऑडिटिंग में 3 पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 शेयर होल्डर, नंबर 2 डायरेक्टर्स एंड नंबर 3 ऑडिटर। अच्छा, जो शेयर होल्डर है ये क्या है? शेयर होल्डर जो है ये बिजनेस का ओनर है। ठीक है, शेयर होल्डर जो है ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे होते हैं। डायरेक्टर्स ये अपने में से ही कुछ लोगों को बिजनेस के मैनेजर्स बना देते हैं कि भाई हम घर बैठेंगे, सारे लोग कंपनी नहीं चला देते, चंद लोग मिलकर कंपनी चलाएंगे, तो ये डायरेक्टर्स कहलाते हैं। और ऑडिटर होता है कि ये एक प्रोफेशनल एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर है। ऑडिटर एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि कंपनी के अकाउंट्स की ट्रुथ एंड फेयरनेस के बारे में अपनी राय देता है। ठीक है, उसके बाद है जी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, डायरेक्टर्स यानी कि डायरेक्टर्स मैनेजर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं और बिजनेस की डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। काउंटिंग सिस्टम की एक्यूरेसी को, रिलायबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए जो है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है। यानी ज़रूरी तो नहीं है कि ऑडिटर आए और आके गलती निकाले, यानी तब तक बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका हो, नुकसान हो चुका, उससे पहले भी जो है वो अकाउंट्स के ऊपर या आपके कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। उसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाता है जिसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नाम देते हैं। स्क्रीन पे देखें। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, जब फाइनेंशियल पीरियड एंड हो जाता है तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि रिकॉर्ड की गई होती है और इंटरनल सिस्टम के थ्रू चेक की गई होती है, उसके ज़रिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं, ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह जो हैं वो आती हैं। राइट जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इनकी बेस पर जो है बिजनेस की परफॉर्मेंस जो है वो चेक की जाती है। ऑडिटर जो है वो अपनी एक ओपिनियन देता है किस बारे में? ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ये जो बैलेंस शीट वगैरह स्टेटमेंट्स वगैरह बनाई गई हैं ये ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है। ये ट्रू एंड फेयर क्या है, इसके बारे में भी आगे चल के हम डिटेल में एक लेक्चर आपको डिलीवर करेंगे। ऑडिटर कैन नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन अनलेस एग्जामिन द अंडरलाइन सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड एंड कंट्रोल। ऑडिटर तब तक अपनी को राय नहीं देता जब तक वो सिस्टम को, रिकॉर्ड को, कंट्रोल को, अकाउंट्स को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक नहीं कर लेता। यानी ऑडिटर हवा में कोई बात नहीं कहेगा, वो पूरे सबूतों के साथ बात करेगा, वो अपनी ओपिनियन पूरे प्रूफ के साथ देगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ गई, टू चेक कंप्लायंस ऑफ लीगल एंड प्रोफेशनल फ्रेमवर्क, टू चेक कंप्लायंस ऑफ लीगल एंड प्रोफेशनल फ्रेमवर्क इन प्रिपरेशन ऑफ द सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर ये भी चेक करता है कि जब कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई तो उन्होंने लीगल और प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड्स थे उनको कंप्लायंस किया या नहीं किया। अच्छा देखें, कंप्लायंस होता है रूल्स को फॉलो करना। लीगल रूल्स यानी कि कंपनी के रूल्स, जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के या कंपनीज एक्ट 2017 के जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया गया या नहीं किया गया। और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स थे वो और मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, उनको भी फॉलो किया या नहीं किया।
ठीक है। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनके कंटेंट्स वो प्रोफेशनल और लीगल कोड के मुताबिक होने चाहिए। लीगल कोड क्या है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, और प्रोफेशनल कोड क्या है, जैसा कि पाकिस्तान का जो आई कैप है वो डिफरेंट रूल्स जो है वो जारी करता है। तो ये था जनाब हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब आते हैं सेकंड टॉपिक की जानिब कि ऑडिट का पर्पस क्या है। व्हाट इज़ पर्पस ऑफ ऑडिट। देखें जी, द मेन पर्पस, ये हेडिंग है, ठीक है। प्राइमरी पर्पस ऑडिट का ये है टू एक्सप्रेस कि ऑडिटर जाहिर करे, ऑडिटर दे इम्पार्शल, एक गैर जानिबदाराना, इंडिपेंडेंट, आज़ादाना और नॉलेजेबल, और अपने नॉलेज पर बेस करते हुए एक ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है। ऑडिटर की जो ओपिनियन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, यानी ऑडिटर जो अपनी राय देता है अकाउंट्स को चेक करने के बाद, उससे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर लोगों का एतमाद बढ़ता है। यानी आपके सामने कोई बंदा अकाउंट्स लेके आके जी ये अकाउंट्स हैं, और एक बंदा आके कहे जी ये अकाउंट्स हैं जिनका ऑडिट हुआ हुआ, तो जाहिर बात है आपके लिए वो अकाउंट्स ज़्यादा रिलायबल होंगे जिनका ऑडिट हो चुका है, ठीक है जी। तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और रिस्क जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो एक मॉडल के तौर पे सर्व करते हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट को जो है वो इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उसको देखते हैं, ठीक है जी, यानी उस पर अप्लाई होते हैं ऑडिट पर। इसी तरह से आते हैं जी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके अलावा द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ टू एनेबल द ऑडिटर। अच्छा, ये ऐसा करें, ये ऑब्जेक्टिव की चलें ठीक है, इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट का मकसद ये है कि ऑडिटर इस काबिल हो कि वो एक राय दे सके कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनको तैयार किया गया एक लार्जर स्कोप में, किसके मुताबिक, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक। तो इसके बाद इसके आते हैं जी प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी हम इनकी बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं, हम प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। यानी ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी या मेन ऑब्जेक्टिव एंड द सेकेंड वन इज़ सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। सो पहले हम बात करेंगे मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑडिट का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि एक ओपिनियन दी जाए, एक नॉलेजेबल, यानी जो ओपिनियन है वो एक ऐसा बंदा दे, जो राय है वो एक ऐसा बंदा दे जिसके पास नॉलेज हो उस टॉपिक का, और वो इम्पार्शल हो, यानी वो किसी की साइड ना ले, वो एक गैर जानिबदाराना शख्स हो, गैर जानिबदार शख्स हो, और उसकी जो वो राय है वो प्रोफेशनल राय हो, किस बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूथनेस एंड फेयरनेस के बारे में। यानी ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फेयरनेस और ट्रुथ के बारे में एक नॉलेजेबल, इम्पार्शल और प्रोफेशनल ओपिनियन ली जाए। तो ऑडिटर देखें, ऑडिटर जो है वो पढ़ा लिखा शख्स होता है, वो किसी की साइड नहीं लेता और वो एक प्रोफेशनल ओपिनियन देता है। इस तरह से सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, स्क्रीन पे मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले जो है सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या है जी, डिटेक्शन ऑफ एरर्स। जो ऑडिट है इसका जो ऑडिट का जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है वो है एरर्स को डिटेक्ट करना। एरर्स क्या होते हैं, बाई चांस मिस्टेक्स जो होती हैं, यानी अनइंटेंशनल मिस्टेक्स जो हैं वो आपके एरर कहलाते हैं, जिसमें आपकी कोई जो है वो इंटेंशन शामिल नहीं होती, अनइंटेंशनली काम करते करते आपसे गलती हो गई। तो ऑडिट का बुनियादी मकसद, ऑडिट का जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है वो एरर्स को डिटेक्ट करना भी है। उसके बाद बात आती है जी क्लैरिकल और टेक्निकल एरर्स की, ठीक है। क्लैरिकल और टेक्निकल एरर्स की अगर हम बात करते हैं तो क्लैरिकल और टेक्निकल एरर्स क्या हैं, यानी जो काम करते हुए एरर्स हो गए,
ठीक है, जैसा कि एरर ऑफ ओमिशन, और जो अकाउंटेंट है उसने एक एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया। एरर ऑफ कमीशन, उसने गलती से जो है वो रिकॉर्ड कर दिया, यानी कहीं पर एक ज़ीरो एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है, 10 लिखना था उसने 100 लिख दिया, ये एरर ऑफ कमीशन है। कंपनसेटिंग एरर, जिसमें डेबिट साइड पे भी आपने गलती कर दी अकाउंट बनाते वक्त और क्रेडिट साइड पे भी गलती कर दी, वो दोनों गलतियां एक दूसरे के साथ जो है वो कॉम्पनसेट हो गई, ठीक है। एरर ऑफ डुप्लीकेशन, एरर ऑफ डुप्लीकेशन क्या है? एरर ऑफ डुप्लीकेशन ये है कि इसमें आप जो है आपने मतलब एक अकाउंटेंट जो है उसने एक एंट्री पास कर दी, यानी 2 शिफ्ट्स में काम हो रहा है, एक वाउचर पड़ा था, मॉर्निंग शिफ्ट वाला जो अकाउंटेंट था उसने उसकी एंट्री पास कर दी, और फिर जो इवनिंग में बंदा आया उसने भी उसकी एंट्री जो है वो दोबारा पास कर दी, क्योंकि उस वाउचर के ऊपर एंटर्ड की स्टैंप नहीं लगी हुई थी, यानी एक एंट्री को 2 दफ़ा रिकॉर्ड कर लिया गया। दिस इज़ एरर ऑफ डुप्लीकेशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपने अकाउंट्स करते वक्त, आपने अकाउंट्स बनाते वक्त एक चीज़ को डेबिट करना था वो आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, यानी आपने गलत अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर दी, ये प्रिंसिपल का एरर है। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड होता है जी आपकी इंटेंशनल मैनिपुलेशन। इंटेंशनल मैनिपुलेशन क्या है कि आप जानबूझ के एक चीज़ करते हैं, आप जानबूझकर कैश चुराते हैं या चीज़ों में घपला करते हैं, या फिर अकाउंट्स में कोई तब्दीली करते हैं, अनऑथराइज्ड चेंजेस करते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं फ्रॉड के ज़ुमरे में आती हैं। एरर और फ्रॉड में फ़र्क ये है कि एरर जो है वो अनइंटेंशनल होता है और फ्रॉड जो है वो इंटेंशनल मैनिपुलेशन है, मतलब जानबूझकर जब तब्दीली की जाए, जानबूझकर जो है वो धोखाधड़ी की जाए। तो ये थे जनाब ऑब्जेक्टिव जिनकी हम बात कर रहे थे, ठीक है जी। और उसके बाद हम चलते हैं जी अच्छा, ऑडिट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये देखें जी बिल्कुल पेज की बॉटम पे, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, यानी ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। ऑडिट जो है ये जजमेंटल है, यानी इसमें ऑडिटर अपनी जजमेंट की बेस पर ओपिनियन देता है। ऑडिट बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं होता। ऑडिट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ऑडिटर के पास नॉलेज कितना है और वो उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करता है, और कुछ ना कुछ एरर्स जो हैं वो डिस्कवर होने से रह ही जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज की जानिब। ऑडिट की लिमिटेशंस में जो एक और चीज़ है वो है ऑडिटर जो है वो सैंपल, स्टैटिस्टिकल सैंपल यूज़ करता है और वो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन और आइटम को चेक नहीं करता। देखें ना, एक बैंक में एक साल में जो है वो मतलब लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस में हर ट्रांजैक्शन को चेक नहीं किया जा सकता, तो ऑडिटर उसमें से सैंपल ले लेता है। अगर वो पूरा ऑडिट करेगा हर ट्रांजैक्शन का तो उससे उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो एरर और मिस स्टेटमेंट जो हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स में भी बाज़ दफ़ा रह जाती हैं। अच्छा, मैनेजमेंट जो है अगर वो एक दूसरे के साथ, जो एम्प्लॉइज़ हैं वो एक दूसरे के साथ हाथ मिला लें, एका कर लें, ठीक है, जो बंदा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, जो बंदा उस ट्रांजैक्शन को जो है प्रोसेस कर रहा है, वो आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लें, तो जो है वो चीज़ें मतलब जो हैं वो नहीं हो पाती, ठीक है। ऑडिट एविडेंस इज़ बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन। ऑडिट एविडेंस जो है वो ऑडिट ओपिनियन की बेस होता है, ठीक है जी। तो ऑडिट एविडेंस बाज़ दफ़ा जो है, ठीक है, वो आपके पास जो है उसमें समटाइम्स उसमें एरर की वजह से आप जो है वो प्रॉब्लम्स या आप कंक्लूजन्स जो है वो नहीं निकाल पाते। अच्छा, आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है बैलेंस शीट बनने के बाद काफ़ी अरसे के बाद आपको मिलती है, ठीक है, यानी आपके जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स बन गए 1 साल के, उसके बाद अगले साल जाके उनका ऑडिट होना है, ठीक है, और बिज़नेस में चेंजेस बहुत तेज़ी से आती हैं, तो वो 1 साल के बाद जो चीज़ें ऑडिट होती हैं तो उनके मीनिंग्स, उनकी अहमियत वैसी नहीं रहती। इस तरह से ऑडिट रिपोर्ट जो है वो तमाम के तमाम जो बिज़नेस के ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है, यानी लॉ में इसका एक फॉर्मेट गिवन है, वो मैं आपको 12वें चैप्टर पे जब जाएंगे वहाँ पे पढ़ाऊँगा,
तो ऑडिट रिपोर्ट जो है उसमें पूरी की पूरी वाइटल इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए जो है कि वैल्यू ऑफ एन ऑडिट फॉर अ पर्टिकुलर यूज़र इज़ देयर फॉर लिमिटेड, इसलिए उसकी जो ऑडिट की वैल्यू है वो लिमिटेड होती है उस इंफॉर्मेशन की हद तक जो कि फॉर्मेट में दी गई है। ठीक है, इस तरह से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और इदारा जो है उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रिज़ल्ट्स जो हैं वो नहीं आते और हम पूरी तरह से ऑडिट वर्क और अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है उसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसी तरह से हम आगे चलते हैं, बेनिफिट्स की बात आती है, तो बेनिफिट्स भी हैं जी ऑडिट के कुछ। अब ऑडिट जो है इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिस्क रिड्यूस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मतलब लोग कहते हैं यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हुआ है तो ये ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स कौन कौन से, ज़रा ये समझिएगा बात। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन कौन लोग यूज़, यानी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को कौन बंदा किस लिए इस्तेमाल करता है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये जो इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह बनती हैं इनका लोगों को फ़ायदा क्या होता है। मैनेजमेंट अपनी परफॉर्मेंस को जानने के लिए उनको ये बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट चाहिए। देखो ना, अगर तो इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो मतलब मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी है। शेयर होल्डर्स ये जानना चाहते हैं उन्होंने जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट की उस इन्वेस्टमेंट पे उन्हें कितना रिटर्न मिलेगा। बैंक जो है वो ये देखना चाहते हैं कि उन्होंने जो लोन दिए हैं, जो फ्यूचर में लोन देने हैं या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लोन है उनकी वापसी होगी या नहीं होगी। गवर्नमेंट जो है वो ये देखना चाहती है कि कितना टैक्स जो है गवर्नमेंट टैक्सेस के लिए जो है वो करती है, और गवर्नमेंट जो है वो टैक्स पर्पसेस के लिए जो है वो इसको देखती है। इसी तरह से यानी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पर कंपनी के ऊपर और शेयर होल्डर्स के ऊपर। और एडवाइज़र्स जो हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स जो लोगों को मशवरे देते हैं, जो कंपनी को मशवरे देते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हेल्प लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जैसा कि मूडीज़ है वर्ल्ड लेवल पे, तो ये आपकी कंपनी की रेटिंग करती हैं। जो आपकी कंपनी की रेटिंग अच्छी होगी तो स्टॉक मार्केट में आपके शेयर की प्राइसेस अच्छी होंगी। और उसके अलावा जो बिज़नेस में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो बिज़नेस को लोन देना चाहते हैं, या बिज़नेस के जो सप्लायर हैं वो भी बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के अंदाज़ा लगाते हैं ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, इस कंपनी के साथ बिज़नेस करना सेफ़ है या नहीं है। और जो ऑडिटेड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यूज़र्स के लिए ज़्यादा रिलायबल होती हैं, क्योंकि ऑडिटर जो है उसके पास इदारे का नॉलेज होता है। ठीक है, और ये नॉलेज जो है उसकी बेस पर जो है वो ऑडिटर जो है वो अपनी ओपिनियन देता है, सजेशंस देता है इम्प्रूवमेंट के लिए। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, 2-3 और भी फ़ायदे हैं, उनको आप लोग जो है वो रीड आउट करेंगे। तो लें जी, ये आपका जो है टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेचर ऑफ ऑडिट के बारे में और स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेक्चर को बहुत ध्यान से तवज्जो से सुनना है, उसके बाद आपने बुक को रीड आउट करना है, बुक पे निशान लगा लेने हैं और समझना है। और साथ एक मैंने कॉन्सेप्चुअल मैप आपको बताया था, जितनी भी हेडिंग्स हैं उन हेडिंग्स को आपकी बुक के ऊपर जगह है तो क्वेश्चन को उस तरह से लिख लें, या फिर अलहदा से कुछ 15-20 पेजेस का एक रजिस्टर ले लें, 50 पेजेस का रजिस्टर लें, उस पर हर एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन की हेडिंग्स लिख लें ताकि आपको जो है वो उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। मीन्स आई वांट टू से कि आप हर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर डेवलप कर लें, हेडिंग्स का स्ट्रक्चर डेवलप कर लें, पेपर में आपके लिए आसानी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।